सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम लोग अब पेपर करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है यूनिट 2 का। और ये हम लोग इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं पीओसी थर्ड की फोर्थ सेमेस्टर। ओके, सो हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे इलेबोरेट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। मतलब कि क्या है कि हम लोगों को सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए और आपको बताना हो कि इसमें कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमर है, क्या इसमें सिस है या ट्रांस है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। उन मेथड्स को हम लोग को यहाँ पे डिटेल में इलेबोरेट करना है, इसीलिए लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। मतलब कि कौन सा, अगर आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर दे दिया जाए तो आप कौन से मेथड यूज़ करेंगे कि पता लगाने के लिए कि वो सिस है या ट्रांस है। उन्हीं मेथड्स को हम लोगों को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सो पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इंट्रो है, देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 मेथड हैं। वैसे मेथड तो टोटल 12 होते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो बेसिक मेथड है वो 3 ही पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 मेथड्स हम लोग को बताए गए हैं जहाँ पे हम लोग एक जियोमेट्रिकल आइसोमर की कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं कि वो सिस है या वो ट्रांस है। वो 3 मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड, साइक्लाइजेशन मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। ओके, सो हम लोग इन तीनों मेथड को वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मेथड है वो है फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फिजिकल चीज़ें देखी जाती हैं। कौन कौन सी? मेल्टिंग पॉइंट, ओके, डाइपोल मूवमेंट, ओके, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीट ऑफ कंबशन। जो फिजिकल चीज़ें हैं जो हम लोग मेजर कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ओके, पहचानने के लिए कि वो सिस है या वो ट्रांस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट से क्या है। उस मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो जो हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमर है वो सिस है या वो ट्रांस है। तो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर आर हायर देन सिस आइसोमर। तो मीन्स इसमें कह रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर है वो हाई होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर है वो लो होता है। तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि जो ट्रांस आइसोमर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहेगा हमेशा और सिस का लो रहेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऐसा क्यों है, इसका इस मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस का मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द ट्रांस आइसोमर आर जनरली सिमेट्रिकल, thus they fit into crystal lattice closer than cis isomer। तो मीन इसका मतलब ये है कि जो ट्रांस आइसोमर होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, और इस वजह से जो क्रिस्टल लैटिस है वहाँ पे वो टाइटली पैक हो जाते हैं या बोल सकते हैं क्लोजर। मतलब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस एक तरह का 3D मॉडल होता है। एक तरह का 3D मॉलिक्यूल, एक तरह का 3D मॉडल होता है जहाँ पे सारे एटम्स पैक्ड होते हैं। जैसे कि सॉल्ट का आप क्रिस्टल लैटिस निकालें तो एक 3D, इस तरह से 3D एक मॉडल होता है जहाँ पे सारे जो एटम्स है किस तरह से वो अरेंज्ड है उसमें इसको दिखाया जाता है, उसी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। कुछ इस तरह से 3D मॉडल होता है जैसे मैंने बनाया है, इस तरह से एक 3D मॉडल होता है। और यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो किस तरह से किस कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज्ड है वो सभी इस क्रिस्टल लैटिस में बताया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो क्रिस्टल जो ट्रांस में जो होता है, ट्रांस आइसोमर होता है, वहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स जो है ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है। और एट द सेम टाइम द पैकिंग ऑफ सिस आइसोमर इज पुअरर। मतलब कि जो सिस आइसोमर की जो पैकिंग होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, पुअर होती है। पुअर का मतलब है कमज़ोर। तो इस वजह से उनको तोड़ना आसान होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसलिए लिखा हुआ द सिस आइसोमर इज पुअरर सो देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लो। तो क्योंकि भाई सिस जो आइसोमर होते हैं वहाँ का जो पैकिंग होती है उनकी सिस की वो पुअर होती है, वीक होती है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। और क्योंकि ट्रांस की जो पैकिंग होती है क्रिस्टल लैटिस में वो क्लोजर होती है, टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हाई। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड।
अब देखिए यहाँ पे पता लगे कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन सेम साइड है, इसका मतलब ये हो गया सिस आपका। और यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन जो है आपके अपोजिट साइड में, तो इसका मतलब ये ट्रांस हो गया। तो देखिए क्या है, जो मैलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये देखिए 403 केल्विन, और जो फ्यूमेरिक एसिड का है वो देखिए कितना हाई है 573 केल्विन है। ओके, तो फ्यूमेरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, और देख सकते हैं क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रांस है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अपोजिट साइड है, तो मतलब कि ये ट्रांस है और यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। इस तरह से आप एग्जाम्पल से के रूप में भी देख सकते हैं कि अगर आपको ये है तो दोनों सेम ही कंपाउंड, अगर आप देखें ध्यान से है दोनों ये सेम कंपाउंड ही, खाली इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है दोनों सेम, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म में तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, और क्योंकि ये मैलिक एसिड सिस फॉर्म में है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया लो। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस कंपाउंड में मिल जाए और आपको पूछा जाए कि कौन सा ट्रांस है कौन सिस है, तो मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रांस है कौन सा सिस है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई, अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस आइसोमर आर लेस सॉल्युबल देन सिस आइसोमर। तो ट्रांस जो आइसोमर होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं, और क्यों होते हैं मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर होता है, जो अब मैंने अभी आपको बताया था, जब हम लोग क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि ये एक है और दूसरा ये। ओके, तो जो क्रिस्टल लैटिस का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो ट्रांस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ट्रांस के ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है, ठीक है। और जो सिस के हैं वो पुअरली पैक्ड हैं। तो इस वजह से जो ट्रांस के जब टाइटली बहुत ही पैक्ड है तो इनको डिसोसिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है, और सिस के जब पुअरली पैक्ड है तो इनको डिसोसिएट करना ईजी होता है। इस वजह से जो ट्रांस है वो जल्दी सॉल्युबल नहीं होते हैं और सिस जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। एक सिंपल अगर आपको एक लाइन में एक्सप्लेनेशन है तो कुछ इस प्रकार है, दिस इज बिकॉज ट्रांस आइसोमर आर टाइटली बाउंड। जो ट्रांस आइसोमर होते हैं, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं, मतलब कि एक दूसरे जो उनका बॉन्ड का अट्रैक्शन है वो बहुत ही टाइट होता है। इस वजह से इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, जब तोड़ना बहुत मुश्किल है तो इनको सॉल्युबल करना भी बहुत मुश्किल है। सिस के केस में क्या है, सिस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, तो इनको तोड़ना आसान है, तो ये जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। ओके, सॉल्युबिलिटी का तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल था, मेन जो एक्सप्लेनेशन था वो मेल्टिंग पॉइंट का था। ओके, अब पढ़ते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का क्या है, ट्रांस आइसोमर हैव स्मॉलर डाइपोल मूवमेंट देन सिस आइसोमर। तो ट्रांस का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सिस। बहुत फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, जो ट्रांस का जो डाइपोल मूवमेंट है वो कम होता है, ट्रांस का लो कम और सिस का ज़्यादा, ठीक। अब कैसे समझते कैसे, अब ये देखिए कंपाउंड को देखिए, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड में, मतलब कि ये कौन सा सिस है। अब आपके एक डाइपोल मूवमेंट देखें तो डाइपोल मूवमेंट सीधा जा रहा है। सीधा क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्लोरीन दोनों ही ऊपर क्लोरीन है तो दोनों ही डाइपोल मूवमेंट ऊपर लिए जा रहे हैं। यहाँ क्या है, दूसरे कंपाउंड में देखिए, ये ट्रांस वाले कंपाउंड में देखिए, ट्रांस वाले में देखिए क्लोरीन क्लोरीन दोनों अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांस। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है, एक क्लोरीन डाइपोल मूवमेंट ले जा रहा है इधर और एक क्लोरीन ले जा रहा है इधर, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये लेके जा रहा है इधर और ये लेके जा रहा है इधर, तो दोनों बीच में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कोई नेट डाइपोल मूवमेंट रहा ही नहीं। तो इसीलिए इसमें जो हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट निकाला, इसका देखिए सिस का जो है 1.85 है, लेकिन ट्रांस का क्या है 0 है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ट्रांस का जो होता है वो डाइपोल मूवमेंट कम होता है। यहाँ पे जो 0 है किस किस केस में आपको कम मिलेगा, लेकिन सिस का हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा, हाई मिलेगा। और मैंने एग्जांपल क्या बताया कि देखिए यहाँ पे क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में ले जा रहा है और ये वाला क्लोरीन इस डायरेक्शन में ले रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए क्या है, ये वाला क्लोरीन भी ऊपर लेके जा रहा है, ये वाला क्लोरीन भी ऊपर लेके जा रहा है,
तो ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं, ठीक। तो डायपोल मोमेंट की बात हो गई, ओके। अब एक और दो चीज़ें और हैं। मीनवाइल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द हीट ऑफ कंबशन, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हीट ऑफ कंबशन ऑफ सिस आइसोमर आर ग्रेटर देन दोज ऑफ ट्रांस। तो मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हीट ऑफ कंबशन सिस आइसोमर का ग्रेटर होता है, ठीक। अब मेथड आते हैं अपना सेकेंड वाला जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, साइक्लाइजेशन मेथड, ठीक है। तो साइक्लाइजेशन मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आपको इसको ध्यान से पढ़ेंगे, द सिस आइसोमर हैव हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, मीन्स जो सिस आइसोमर होते हैं वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बहुत ही जल्दी होती है। इंट्रामोलिकुलर क्या, मॉलिक्यूल के बीच में ही रिएक्शन। आपने देखा होगा कि एक मॉलिक्यूल ये होता है और एक मॉलिक्यूल ये होता है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है। इंट्रा मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के बीच में ही रिएक्शन हो जा रही है, उसी के दो एटम के बीच में ही रिएक्शन हो जा रही है। इसे कहते हैं दोस्तों इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही जो रिएक्शन हो जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। तो सिस आइसोमर में क्या होता है, हाई पॉसिबिलिटी होती है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की, हाई पॉसिबिलिटी होती है, एंड हैंस अंडरगो साइक्लाइजेशन, और इसी वजह से वो साइक्लाइजेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि साइक्लाइजेशन रिएक्शन ये बहुत जल्दी दे देते हैं, या एक दूसरा टर्म कह सकते हैं कि ये साइकिल फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। तो इस बात में ये दो पॉइंट्स हैं कि क्योंकि इनमें हाई पॉसिबिलिटी होती है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की, तो ये अंडरगो करते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन वेरी ईजिली, बहुत ही जल्दी, एज कंपेयर टू ट्रांस, ट्रांस के कंपेरिजन में जल्दी कर देते हैं। तो आपको अगर देखें कि आपको बताना है कि ट्रांस कौन सा है, सिस कौन सा है, तो आप उनमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवा दीजिए कोई, और जो जल्दी करेगा वो कह दीजिए कि ये सिस है, और जो देर में करेगा वो कह दीजिए ट्रांस है, ठीक है। एग्जाम्पल के बिना तो नहीं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता है, तो एग्जाम्पल है मैलिक एसिड का। तो ये सिस फॉर्म में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड है, ठीक है। तो सिस फॉर्म में अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊँ हीट के फॉर्म में, मतलब कि हाइड्रोलिसिस कराऊँ हीट देके, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक साइकिल बन गई है, ये देखिए ये वाले अगर आप देखें इतना पोर्शन, तो देखिए यहाँ पे एक साइकिल बन गई, एक रिंग बन गई है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि कार्बन कार्बन में ही रिएक्ट कर गया है, ठीक है। ये जो दो कार्बन थे आपके, ये आपस में ही रिएक्ट कर बैठे, ठीक। तो यहाँ पे जो सिस था उसने तो तुरंत अपना साइकिल बना ली, एक रिंग बना ली। ट्रांस को देखते हैं, ट्रांस में क्या है, यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है वो अपोजिट साइड में, तो ये ट्रांस है। इसका जब हमने सेम रिएक्शन करवाई हीट देके हाइड्रोलिसिस, तो कोई भी रिएक्शन दोस्तों नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो मतलब कि यहाँ पे कोई भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं हुई, तो इस वजह से ये क्या है, ट्रांस है, ठीक है। तो बात इसकी सिंपल यही कहना चाहता है ये कि जो ट्रांसफॉर्म होते हैं वो साइक्लाइजेशन नहीं अंडरगो करते हैं या धीरे करते हैं, या तो करेंगे नहीं या धीरे करेंगे। जो सिस वाले होते हैं, सिस वाले बहुत ही जल्दी कर देते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन को, ठीक है। तो ये बात ही बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो, ठीक है। सिस वाले कर देते हैं और ट्रांस वाले या तो नहीं करते हैं तो बहुत धीमे करते हैं। एग्जाम्पल ये मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। थर्ड है हमारा कन्वर्जन मेथड, ठीक है। कन्वर्जन मेथड में क्या है कि यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, नाम समझ में आ रहा होगा। पढ़ते हैं क्या है, in many cases it is possible to determine the configuration of pair of geometrical isomer by converting them into compound of known configuration। तो दोस्तों सिंपल मतलब में है कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ठीक है। अगर ये सिस है, अगर ये कंपाउंड मतलब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस है, तो ये कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक। और अगर यही कंपाउंड ट्रांस है, तो ये कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा। आप समझ रहे हैं, सिस वाला होगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, ट्रांस वाला होगा तो दूसरा बनाएगा। आप समझिए कैसे, एग्जाम्पल से समझिए, बहुत ही समझ में आएगा आपको। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड का।
ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड, ठीक है, इसका एग्जांपल लिया है। अब ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एक ट्रांस और एक सिस, ठीक है। तो ट्रांस वाला फॉर्म आपका ये रहा, ट्रांस वाला फॉर्म आपका ये रहा, और सिस वाला जो फॉर्म है वो ये रहा, ठीक। तो ट्रांस वाला फॉर्म देखते हैं। तो ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड, ठीक है, ट्रांस फॉर्म में कैसे, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड में, ठीक है। तो अगर ये ट्रांस फॉर्म में हुआ तो मैंने अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, देखिए मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई है, ये देखिए हाइड्रोलिसिस कराई, तो मुझे एक कंपाउंड मिला, वो है हमारा फ्यूमेरिक एसिड। वो कौन सा मिला मुझे फ्यूमेरिक एसिड मिल गया, ठीक। अगर मैंने इसकी ट्रांस फॉर्म को कराया तो मुझे क्या मिला, फ्यूमेरिक एसिड। अगर मैंने इसके सिस फॉर्म से कराया, देखिए ये सिस फॉर्म है, अगर मैंने इसका सिस फॉर्म से हाइड्रोलिसिस कराया तो प्रोडक्ट डिफरेंट मिला मुझे, प्रोडक्ट डिफरेंट मिला, और इस बार प्रोडक्ट मिला मुझे मैलिक एसिड, है ना, क्या मिला, मैलिक एसिड। तो हम लोग इस प्रकार पता लगा सकते हैं कि अगर मुझे किसी ने दिया, इमेजिन करिए कि मुझे किसी ने ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड दे दिया और मुझे कहा पता लगाओ ये सिस में है कि ट्रांस में है, मुझे नहीं पता, उसने कह दिया कि बताओ पता लगाओ मुझे कि ये सिस में है कि ट्रांस में, तो मैंने क्या किया, उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया। अब अगर हाइड्रोलिसिस कराने पे अगर मुझे फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त हुआ, अगर मुझे फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त हुआ तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ट्रांस है। जो आपने हमको ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड दिया है वो ट्रांस फॉर्म में आपने हमको दिया है। और अगर उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर मुझे मैलिक एसिड मिल गया, मुझे मैलिक एसिड मिल गया, तो हम कह देंगे कि जो आपने हमको ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड दिया है वो आपने हमको सिस फॉर्म में दिया था। तो देख सकते क्या इधर हो रहा है कि अगर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, अगर वो सिस फॉर्म में है तो वो अलग प्रोडक्ट देगा, वो अलग प्रोडक्ट देगा। अगर वो ट्रांस फॉर्म में है, ठीक है, तो वो अलग प्रोडक्ट देगा। और इन दोनों प्रोडक्ट को हम लोग पता लगा के बता सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि यहाँ पे जब मुझे मैलिक एसिड मिल गया तो मैंने बोले कि ये सिस है, अगर मैलिक एसिड मिला तो मैंने बोले कि ये सिस है, और अगर मुझे फ्यूमेरिक एसिड मिल गया तो मैंने बोल दिया कि ये ट्रांस है। इस तरह से मैंने पता लगा लिया कि वो सिस था कि ट्रांस था। तो यही था दोस्तों कन्वर्जन मेथड का बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो ये यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं तीनों मेथड्स, हमारे तीनों मेथड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, फिजिकल, साइक्लाइजेशन एंड कन्वर्जन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपनी यूनिट 3, है ना, और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।